और मुझे जब मौका मिला तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। सर मुड़वाते ही ओले पड़े जो कहानी है, उनका विश्वास हम लोगों ने जीता और समन्वय बना करके A² + B², आपको नहीं पता है कि क्या होगा तो अलजबरा नहीं बनेगा। इस देश में लोग मुस्लिम क्यों बनेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी जी। आइए इनसे जानते हैं वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर कांग्रेस की क्या स्थिति है। बिहार कांग्रेस जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो कि नेशनल लेवल की पार्टी है, बिहार में इसकी ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है? सर, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि कांग्रेस जो है सदाकत आश्रम की रौनक कब बढ़ेगी? देखिए, मैं समझता हूं कि कहीं भी किसी भी राजनीतिक कार्यालय की रौनक तब बढ़ती है जब कार्यकर्ताओं में ये समझ हो, सोच हो कि हमारे लिए प्रॉस्पेक्ट्स है पार्टी में। और आप देखें, इसी तरह सामाजिक माहौल में भी उत्साह का, कौतूहल का समय तब आता है जब हमारा कोई फेस्टिवल होता है। जैसे बिहार में मान लीजिए छठ को बहुत ही हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं, होली है, दशहरा है। और इसी तरह पार्टी में जब चुनाव का समय आता है तो देखिएगा उत्साह कौतूहल का माहौल बनता है। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जो है सारे पार्टी कार्यालय में अपने अनुकूल वहां जुड़ते हैं। और यही हाल अगर आप हमारे संदर्भ में पूछिएगा कांग्रेस में, तो ना अभी विधानसभा है ना लोकसभा है। और जब लोकसभा था और विधानसभा था तो हमारे यहाँ का भी रौनक का हाल आप देख रहे होंगे। कुर्जी मोड़ तो जितना भीड़ था उतना कहीं नहीं। हाँ, निश्चित रूप में वही उसी बात पे मैं आ रहा हूं कि एक उत्साह का माहौल वैसे समय में होता है। आज वो परिदृश्य अगर हमारे यहाँ नहीं है तो अन्य जगह भी नहीं है। और कहीं अगर ज्यादा उत्साह अगर आपको दिखता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के ऑफिस में, तो वो सत्ता में है। आज भी उनके कार्यकर्ताओं में लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई अवसर है, पंचायती राज का अवसर मिल सकता है चुनाव लड़ने का। तो ये पार्टी जब भी कोई ऐसी रणनीति बनाती है जिसमें कार्यकर्ताओं का उत्साह, उत्सर्जन, उसको लगे कि नहीं प्रॉस्पेक्ट बाकी है, हमें कुछ मिलने वाला है, या फिर तब लगता है जब आप संगठन को संचालित करते हैं, बनाते हैं, उसमें उसको फिर उत्साह नजर आता है, प्रॉस्पेक्ट नजर आता है, उसका भविष्य नजर आता है कि भाई हम उपाध्यक्ष, महामंत्री, कहीं हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो यही हाल हमारे यहां कांग्रेस में जो आप देख रहे हैं, कम बेश कि लोगों के उत्साह में कहीं ना कहीं चुनाव के बाद कमी आई है। लेकिन सर, चुनाव के समय जितनी भीड़ कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगी रहती है, उस हिसाब से तो आपको विधायक नहीं आ पाए। उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। बिहार के भौगोलिक दृष्टिकोण से जब आकलन आप करेंगे तो देखेंगे कि काफी जो है कि विभिन्नता है। मतलब साउथ बिहार को नॉर्थ बिहार से अगर हम कंपेयर करें, या फिर ऐसे बांट दें ईस्ट और वेस्ट, तो तमाम जगह भिन्नताएं हैं। और उस अनुपात में अगर आप देखेंगे हमारे टिकट का सिलेक्शन या सीट का सिलेक्शन और भौगोलिक दृष्टिकोण से जो हमको वहां रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए था, प्रतिनिधित्व और जाति का प्रतिनिधित्व, वो कास्ट वाइज भी हो सकता है और रीजन वाइज भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं हम बैलेंस करने में हमारी चूक हो गई। और बहुत से ऐसे उम्मीदवार का चयन जिनको उस क्षेत्र की जानकारी का नहीं होना। अब या तो हमने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को खुद लिया, या हमें दिया गया, या हम बाध्य हुए। 70 सीट थी, ये ठीक क्वेश्चन आपके कि 70 सीट में हमें कम से कम 51 सीट को जीतना चाहिए था, तो हम 19 पे रह गए। तो उसका मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं बैलेंस मुझे लगता है कि हम नहीं कर पाए। चुनाव में जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता थे, जिन्होंने काफी लंबे समय से वहां मेहनत किया था, क्षेत्र बनाया था, क्षेत्र उनको जानता था और उनका अनुभव क्षेत्र को लेकर था, वैसे लोगों का हम प्लेसमेंट नहीं कर सके। कहीं ना कहीं तो सर नेतृत्व से गलती हुई। तो भाई अगर गलती नहीं हुई तो हमें 70 से 21 आप ही ने पूछा कि भाई ऐसा बुरा प्रदर्शन का कारण क्या है, तो प्रदर्शन का कारण पर अगर आकलन करेंगे तो इन बात की चर्चा और इस बात का हमको आकलन करना ही पड़ेगा। यह चिंतन का विषय है सचमुच में कि क्या कारण है कि हम जो है, अब आप इसके बगैर पहले की बात को पूछेंगे जिस समय अशोक चौधरी हुआ करते थे कि भाई 15 का प्रदर्शन आपका तो इससे बेहतर था, तो 15 के प्रदर्शन में मामला था कि हम 3 दल मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। आरजेडी के भी लोग भी थे, कांग्रेस के भी लोग थे और जेडीयू के भी लोग थे। अब सामाजिक समीकरण को अगर आप ध्यान रखें तो जो प्रतिनिधित्व
या एक तरह से कहा जाए नेतृत्व ओबीसी का जो लोग करता है, उसमें जेडीयू का एक पकड़ माना जाता है कि वो जो है कि इन तमाम सेक्शंस को लेकर चलते हैं, एक सेक्शंस को जो है आरजेडी लेकर के चलता है, और फिर कांग्रेस की जो नीति रही है सबको समान रूप से लेकर के चलना, तो उसका एक अच्छा प्रदर्शन समीकरण मिला। उसमें 40-41 सीट में हमारा 27 का प्रदर्शन रहा, तो इस बार ये प्रदर्शन बेहतर हुआ था। एक और बात यह है कि सबसे सॉफ्ट जो है तोड़ने का जब विधायकों की बात आती है तो सबसे सॉफ्ट में कांग्रेस और लोजपा के ही विधायक क्यों होते हैं? नहीं, उसका भी एक सबसे बड़ा मूल कारण है कि अगर इस देश में, हम प्रदेश की बात नहीं करते हैं, इस देश में जो हमारे विरोधी दल हैं, खास के भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए अगर सबसे बड़ा चैलेंज कोई देश में है तो वो कांग्रेस पार्टी है जी। उसका चैलेंज कोई समाजवादी पार्टी और आरजेडी और लोजपा और आपके अन्य जो छोटे छोटे रीजनल दल हैं वो तो नहीं है। तो इसलिए मुख्य रूप से उनकी चिंता रहती है कि हम कैसे जो है कि भारत में कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करें, जबकि होना चाहिए था कि आरएसएस मुक्त कैसे करें, लेकिन भारत में कांग्रेस मुक्त करने की राजनीति कैसे हो, इस पर उनका बड़ा फोकस रहता है और बार बार ऐसा शगुफा उड़ता रहता है। आप देखिए अशोक चौधरी जी के समय भी उड़ा था, विधायक भाग गए, चले गए, अब टूट जाएगा, अभी भी आया था। और अभी भी आपने देखा कि 10 चले गए हैं, 3 के जुगाड़ में हम लोग लगे हैं। लेकिन आप तमाम विधायकों से पूछिएगा जो हमारे सम्मानित विधायक हैं, कहीं कोई दूर दूर तक कोई प्रश्न नहीं है। तो ये संशय जो पैदा करते हैं ये कौन करते हैं? लेकिन सर कांग्रेस जो है इतनी बड़ी पार्टी है, शुरू से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी रही है, यहां बिहार में आखिर आप लोग राजद का बैसाखी कब तक यूज करते रहे? उसको भी समझने की आवश्यकता है। देश में जो भी पार्टी सांगठनिक रूप से जब कमजोर होती है और जब जनता का झुकाव कम होता है उस पार्टी के प्रति, तो उसकी मजबूरी होती है कि अलायंस करें, किसी न किसी से गठबंधन करें जी। और जब से 80 के दशक के बाद से हम ही बात करें तो बेहतर होगा आपसे, आप देखिए तमाम रीजनल जो पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, उसकी उत्पत्ति हुई है 80 के दशक के बाद। तो उसमें जब आप कमजोर हो जाएंगे संगठनिक रूप से, तो मजबूरी होगी आपकी भी। अब उसमें भी 2 प्रश्न है, उसका 2 भाग है। अगर आप मजबूत हैं तो बार्गेन करने की स्थिति में हैं कि लोग आपको अप्रोच करेंगे, अगर आप कमजोर स्थिति में हैं तो फिर आप उनको अप्रोच करेंगे। सर 2015 और 2020 के चुनाव में क्या अंतर रह गया कि आपकी सीटें घट गई? मैंने पहले भी कहा था आपके प्रश्न में कि जो सबसे बड़ा मूल प्रश्न है कि बिहार की जो बनावट है और जाति का जो आधार है, जाति का जो समीकरण है, उसमें आपको अवलोकन करना पड़ेगा, चिंतन और मनन करना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है कि ओबीसी ईबीसी का भी है, जो हमारा एक समीकरण एक समय में हुआ करता था जब रीजनल पार्टियां नहीं हुआ करती थी। तो हमारा बेस वोट हुआ करता था अल्पसंख्यकों का, दलित का और स्वर्ण जाति का। लेकिन जब छोटी छोटी रीजनल पार्टी आ गई तो नेचुरली उसके नेता का भी उभार हुआ। हमारे वो सेक्शंस जो दलित हैं और जो ओबीसी बीसी हैं हमारे साथ हुआ करते थे निश्चित रूप में, लेकिन उनका डाइवर्शन हुआ और हमारे यहां भारी संख्या में ओबीसी में अगर माने तो कहार है, रजवाड़ है, बिलदार है, माली है, बिंद है, ऐसी कई जातियां हैं, कोयरी है, कुर्मी है। उसका समावेश हमारे यहां जो होना चाहिए था पार्टी में, लीडरशिप बनाना, वो नहीं हुआ। आज वो दूसरे के साथ चले गए और हमारा ट्रेडिशनल वोट जो था वो भी कहीं ना कहीं शिफ्ट किया। अब अगर स्वर्ण को देखें तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और अल्पसंख्यक थे, उनको लगा कि हमको रीजनल पार्टी में जो है आरजेडी बड़ा ही हमारे लिए पेट्रोनेज का एक जगह है, तो इसलिए उसमें चले गए। इसके कारण हमारा पतन। आप सर 17 से 18 तक में, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रदेश कांग्रेस के यहाँ बिहार के अध्यक्ष रहे थे। उस कार्यकाल में आपने कांग्रेस की मजबूती के लिए ऐसा क्या किया जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मतलब एक आश्चर्यजनक रूप से मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जैसा पृष्ठभूमि का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि आदरणीय हमारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा मौका देंगी। क्योंकि अब बिहार प्रदेश में हमारे पास ना टैलेंट की कमी है ना नेताओं की कमी है। अब जिस प्रदेश में समझिए मीरा कुमार जैसी, आदरणीय मीरा कुमार जैसी नेता हो, आदरणीय निखिल कुमार हो, आदरणीय सदानंद बाबू हो और कई ऐसे टालेस्ट लीडर हमारे यहां रहे हैं। अब उनमें से एक ऐसे व्यक्ति को चुनना जो कि अशोक चौधरी के कमेटी में खुद उपाध्यक्ष रहा, अनिल शर्मा के कमेटी में महामंत्री रहा, और उसके पहले सदानंद जी के कमेटी में और रामजतन सिन्हा जी के कमेटी में, कहिए शकील साहब के कमेटी में सचिव के रूप में काम किया। तो मैंने बहुत छोटे नीचे स्तर से कार्यकर्ता के रूप में अपनी पृष्ठभूमि बनाई और मुझे जब मौका मिला तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था
मैंने सबसे पहले प्रयास किया कि जो हमारे सूबे बिहार के जो तमाम वरिष्ठ नेतागण हैं उसका विश्वास कैसे प्राप्त करूं। अच्छा, उस जमाने में भी ये बड़ा चर्चा था कि हमारे कांग्रेस से विधायक टूट के भाग रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझ पर थी कि उसको इंटैक्ट कैसे रखें। तो मैंने तमाम इन नेताओं का जिनका मैंने नाम लिया उनका विश्वास जीतने का प्रयास किया और उनसे मैंने मदद भी मांगी। उनकी मदद भरपूर हमको रही, उनका काफी आशीर्वाद रहा। और बाद के मेरे ही कार्यकाल में आप देखिए कि संगठन का चुनाव हुआ, जो मेरे लिए एक ऐसा था मामला कि अशोक चौधरी जी के समय में उनने अपने अनुरूप पूरी कमेटी बनाई थी और सर मुड़वाते ही ओले पड़े जो कहानी है वो मेरे सर पर आके गिरा। तो संगठन का 534 ब्लॉक हमारे यहां जो है कि 500 लगभग 92-94 जो है कि डेलीगेट्स होते हैं, उनको चुनना, समाहित करना, डेलीगेट का चुनाव करना। और आदरणीय राहुल गांधी का हमारे ही समय में था कि उनके प्रस्तावक के रूप में बिहार को भी उसमें आना है, माने उनका भी चुनाव होना है। तो उसमें तमाम नेताओं को सम्मिलित करना प्रस्तावक के रूप में सबसे बात कर करके, तो मेरे लिए एक चुनौती थी। मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके वो भी किया। तमाम विधायक भी हमारे साथ हमारे इंटैक्ट रहे। और एक यात्रा मैंने निकाला था अपने समय में, आमंत्रण यात्रा, आपको याद होगा, वो बड़ा लोकप्रिय हुआ और काफी टीवी चैनल्स पर चला कि आमंत्रण यात्रा, और लोग चाहते थे, कौतूहल था, उत्सुकता थी कि भाई ये आमंत्रण क्या होता है, आमंत्रण यात्रा। आमंत्रण तो शादी विवाह में हम लोगों ने सुना है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष कहे कि आमंत्रण यात्रा, तो ये निश्चित रूप में एक चर्चा का विषय बना। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि पार्टी में जो लोग किसी कारणवश हमसे नाराज होकर के चले गए हैं अन्य जगह, अन्य दलों में या घर बैठ गए, उनको हम आमंत्रित करने के लिए संदेश देना चाहते थे। और साथ में एक प्रोग्राम मैंने तय किया था कि जिनका स्वतंत्रता सेनानी के आंदोलन में जिनके भागीदारी रही, ऐसे तो बहुत कम हमारे स्वतंत्रता सेनानी बचे हैं, लेकिन उनके आश्रित तो जरूर बचे हैं। उन आश्रितों के यहां हम व्यक्तिगत रूप से जाएं, उनको सम्मानित करें, बुलाएं। तो एक कांग्रेस से जुड़ी हुई उनकी पृष्ठभूमि रही है इस देश में, जो भी लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे, चाहे वो आज किसी दल में हो। तो हमने उस काम को किया कि हमारी पहली यात्रा जो हमने शुरू की, बिहार के सबसे छोटे से जो जिले हैं, शिवहर से शिव जी के नाम से हमने वहां शुरू किया। और उससे जुड़ा पौराणिक कथा भी आपको मालूम है, आपको बगल में सीतामढ़ी का भी उदाहरण मालूम होगा। तो इन जिलों से हमने शुरू किया अपना ये यात्रा और काफी सफलता मिली। हमारे नए प्रभारी आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी आ गए थे और उनके साथ ये मुझे अवसर मिला कि सीतामढ़ी और शिवहर और मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान में काफी संख्या में स्वतंत्रता सेनानी परिवार के कुछ तो जीवित थे वो, और उनके आश्रित लोगों को उन्होंने सम्मानित किया प्रभारी महोदय ने, और तमाम लोगों का साथ मिला। तो इस तरह से हमने अपने कार्यकाल में पार्टी को खड़ा करने का काम किया। और दूसरा अवसर मुझे मिला था भारत बंद, आपको याद होगा। भारत बंद में अब हमारे जो सहयोगी दल थे उनका विश्वास जितना हमारे लिए काफी चैलेंजिंग था। हमारे आदरणीय तेजस्वी जी से बात करना, मैं स्वयं उनके पास गया, उनको आमंत्रित किया, आश्रम में आकर के हमारे साथ बैठे। जीतन राम मांझी जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के साथ हमने बातचीत की, उनका विश्वास हम लोगों ने जीता और समन्वय बना करके। देवेंद्र यादव हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनसे बात करना, और सीपीआई, सीपीएम, तमाम दलों के साथ को जोड़ने का आपने प्रयास, मैंने भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने भी समान विचारधारा के दल थे उनके साथ जोड़ करके आश्रम में मीटिंग करके हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा जो है कि संदेश दिया बिहार में। और मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में जो बिहार में जितना वो हमें सक्सेस मिला, वो मैं समझता हूं कि 100 लोग अपने से दुकान बंद कर रहे थे और 100 लोग जो है कि हमको जो है कि मदद कर रहे थे। और उसके बाद किसान आंदोलन को लेकर के हम गवर्नर हाउस गए, तेजस्वी जी के साथ सारा परेड करा दिया अपने एमएलए का, उनके एमएलए का। तो एक अच्छा माहौल हमने बनाने का प्रयास किया था। वर्तमान राजनीति में कांग्रेस जो है अभी कहीं नजर नहीं आ रही है। अभी आप बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इसमें आपको क्या कहें? नहीं, देखिए, मैंने पहले आपको बात कहा कि वो जब तक आपको मैथमेटिक्स समझ लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, गणित बनाने के लिए फार्मूला का आना बहुत जरूरी है। बिना फार्मूला के तो नहीं। अगर a² + b² आपको नहीं पता है कि क्या होगा तो अलजबरा नहीं बनेगा। तो गणित में एक एक नियम को भी आपको जानना पड़ेगा, और वो नियम जिस दिन से लागू हो जाएगा, वो आप जिस तरह से वो डॉक्टर जो है किसी पेशेंट का इलाज करता है तो देखते होंगे सबसे पहले वो पेशेंट को भेजता है कि जाकर के आप जो है कि इसका टेस्ट कराइए, और गंभीर बीमारी रही तो बायोप्सी के लिए कहता है। बायोप्सी होता है किस चीज का, कि कैंसर है कि नहीं। अगर कैंसर है तो फिर ट्रीटमेंट चलेगा आपका, हाई ट्रीटमेंट, उसमें आपको फिर डोज चलेगा। और ट्यूमर होगा तो फिर उसकी सर्जरी होगी, ट्यूमर निकाल दिया जाएगा, और नहीं तो कीमो चढ़ेगा।
यही ना इलाज है। तो इसी तरह संगठन को बनाने के लिए आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और तमाम क्षेत्रीय भौगोलिक दृष्टि से देख करके जो तमाम जाति है और तमाम रिप्रेजेंटेशन है उनको लेकर के चलना पड़ेगा, तभी पार्टी सशक्त होगी। अभी जो है बिहार कांग्रेस में टूट की जो खबरें आ रही हैं, आप लोग अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया कि टूट कैसे संभव है। बताइए, ये जो सरकार वर्तमान में भी चल रही है, इनको तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है नहीं, ये तो खुद चल रही है आपके वेंटिलेशन पर। तो ये सरकार का जीवन चक्र के बारे में हम बोल सकते हैं कि बहुत लंबा नहीं होगा। अब उसको भ्रमित करने के लिए ये बार बार उड़ाया जाता है कि कांग्रेस भाग रही है। मतलब इस बात में कहीं सच्चाई नहीं। नहीं, कैसे सच्चाई हो सकता है? बताइए ना, इनको भागने के लिए आपको कम से कम हमारे 12-13 विधायक चाहिए। अच्छा, 12-13 विधायक वहां जाके करेंगे कहां, जिसको खुद 12-13 विधायक से हमारी सरकार बन जा सकती है? भाई, खेल इतना ही का है ना बिहार में। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को कटघरे में घेरने का प्रयास कर रही है और एक माहौल बना रही है, यहां भी जो ये तो उग्र पार्टी है, आप जानते हैं, और इनके पास जो है सिवाय हिंदू, मुस्लिम और इस तरह के बात के अलावा तो कोई और फॉर्मूला है नहीं इनका। तो आपने देख लिया कि बंगाल में ममता बनर्जी ने खेला होबे को क्या खेला किया। अब ये दूसरा खेला चाहते हैं कि यूपी में अगर हमारी लुटिया डूब गई तो हमारा कहानी समाप्त है। अब ये प्रैक्टिकल के रूप में बिहार से चाहते हैं कि ऐसा एक वातावरण बने हिंदू मुस्लिम के बीच का। अभी भारतीय जनता पार्टी के उनके अपने एमएलए जनक राम जी ने हाल में यह कहा कि भारी संख्या में दलितों को मुसलमान यहां धर्मांतरण करा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि इस देश में लोग मुस्लिम क्यों बनेगा? मैं जिस धर्म से या जाति से आता हूं, मैं तो तैयार हूं कि कौकब कादरी को लिख दीजिए कि मुस्लिम हैं, लेकिन ये चमार है, इनकी जाति चमार है। आई एम रेडी, लेकिन मुझे वो सारी सुविधा मिलनी चाहिए आरक्षण की जो मिल रहा है। मेरा अपना विधानसभा हो जाएगा, अपना लोकसभा हो जाएगा। इतना सालों से मैं जो गोल गोल घूम रहा हूं, तो मुझे वो उससे आसानी मिलेगी। हमारे बाल बच्चे जो है जो जिस कठिनाई में पढ़ रहे हैं उनको सुविधा हो जाएगी, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। इन लाभ को छोड़ करके कोई मुसलमान क्यों बनेगा? क्या प्रमाण दिखाओ भाई, एनआरसी और सीए, बांग्लादेशी हो कि भारतीय हो, दादा का नाम बताओ, परदादा का नाम बताओ। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यक्रम में दिन रात लगी रहती है और वो चाहती है कि किसी तरह नीतीश जी को कटघरे में खड़ा कर दें। तो इनका कितना लंबा चलेगा, आप उन लोगों से पूछिए। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि कोरोना काल में जो है बिहार में जो त्रासदी हुई है, जो मौतें हुई, आपने देखा कि सरकार मौत का आंकड़ा भी छिपा रही है। इन कोरोना काल में कांग्रेस जो है वो आम जनता के लिए कहीं खड़ी नजर नहीं आई, ऐसा क्यों? देखिए, आप एक बात को समझिए, इस देश का जो व्यवस्थापक है, चाहे जिस देश का प्रदेश का व्यवस्थापक है, ये उसकी भूमिका होती है, क्योंकि संसाधन उनके पास है, हम आवाज ही उठा सकते हैं। विपक्ष का काम है कि सरकार की नीतियों का जो गलती है उसको उजागर करना। तो विपक्ष इस मामले में मेरे समझ से तो पूरी तरह से सफल नहीं रहा, सरकार की विफलताओं को अपने पुरजोर ढंग से नहीं उठाया। देखिए, हम जितनी आवाज उठा सकते थे, सड़क पर उतरने की हमारी बाध्यता थी कोरोना के कारण, नहीं उतर सकते, हम नहीं उतर सकते थे। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में जब हमारे समय में 25 पैसे 50 पैसे की बढ़ोतरी होती थी, तो ये पूरे जितने भारतीय जनता पार्टी के जो टॉलेस्ट लीडर हैं, वो लगता था कि जान दे देंगे, सड़क पर उतर करके थाली कटोरा डमरू बजाते नजर आते। अभी 100 रुपया पार कर गया। और देखिए कि पूरे प्रदेश की स्थिति क्या है, ये कहां जा रहा है। अगर आज तक के इतिहास का आकलन करें तो राहुल गांधी जी ने जितनी पुरजोर आवाज उठाई और सचेत किया इस भारतीय जनता पार्टी को कि देखिए आपकी जो तैयारी है वो, लेकिन इन्होंने माना नहीं। आप देखिए कि उसी क्रम में इन्होंने सबसे पहले गलती की कि ट्रंप को यहां बुला करके एक स्टेडियम में इतने लोगों का जमावड़ा, पूरी चुनाव दिल्ली की इन्होंने करा दी, और उसके बाद संक्रमण बढ़ा, उसके बाद भी लॉकडाउन लगाने को तैयार नहीं, और लॉकडाउन लगाया भी तो ऐसी परिस्थिति में कि इन्होंने नोटिस तक नहीं दिया। जैसे कोरोना काल में बंगाल चुनाव, माने आप देखिए कि उस समय इन्होंने क्या किया कि जब इनको नोटबंदी करना था तो बिना नोटिस के रात में नोटबंदी कर दी, बिना संभले हुए, और उसका कोई जो है रिजल्ट अभी तक नहीं नजर आया कि कहां है वो काले पैसे, ब्लैक मनी कहां है, और 15 लाख कब किसके खाते में जाने थे। और दूसरी बात को देखिए कि उसी के विपरीत जब बंगाल का चुनाव आया तो देखिए कि इनके सारे नेता बिना मास्क के पूरे बंगाल में भ्रमण किया, उसका नतीजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। क्या बताइए, वैक्सीनेशन हमारे देश में पूरा नहीं हुआ, 6.5 करोड़ आपने विदेश में भेज दिया, ऑक्सीजन आपके यहां नहीं है, पूरा उजागर हुआ है हॉलो सिस्टम देश का कि अगर इतनी बड़ी विपदा आ जाएगी, हम मानते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन आया, हम प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन प्रिपेयर हो सकते थे।
हम जान बचा सकते थे। दूसरी लहर में तो हो सकता हम हो सकते थे। अभी तीसरी लहर के लिए देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने फिर ट्वीट किया है, फिर समझा रहे हैं। सर, आखिरी सवाल ये है कि कोरोना काल में सरकार को आप क्या अंक देंगे? नहीं, बिहार सरकार तो खुद जो है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण पंगु बनी हुई है। उनके सरकार में नीतीश जी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहां वैक्सीनेशन हो, लेकिन आप देखिए कि इतने लंबे समय से इनके स्वास्थ्य विभाग का मंत्री कौन है? और आकलन कीजिए कि गाय और बैल यहां जो है, और पानी घुसा भाई बरसात में भी, पूरी बरसात हुई भी नहीं है, तो ये आपके हॉस्पिटल का हाल है। इसलिए हम तो समझते हैं कि इनको जो है कि 0/0 के सिवा कुछ नहीं देंगे। इतने लोगों की मौत हो गई, आज भी आप उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं और आज भी लंबा लंबा भाषण कर रहे हैं, तो कोई औचित्य नहीं है कोई नंबर देने का। आप तो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है आपकी सरकार पे। धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी साहब। हमारे साथ बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है।